आप सभी को मेरा नमस्कार। आज यूट्यूब चैनल पे एक फ्रेंड ने ही पोस्टेड कि भैया 12th क्लास का जो इकोनॉमिक्स है उसका समझ नहीं आता। 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो समझ नहीं आता, तो 12th क्लास का भी कोई वीडियो आप बना के पोस्ट करो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। Kindly remove this perception from your mind that economics is a very easy subject. Starting from your home, starting from your childhood, you have started to study the economics. Basically, when there is shortage of vegetable in a house, your mother told your mother asked your father that go to the market and carry some vegetables. कहने का मतलब ये है कि हम बचपन से ही इकोनॉमिक्स को पढ़ते हुए आ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स जो है वो अगर आपने अपने घर को समझ लिया, इंडिविजुअल हाउस होल्ड को समझ लिया, आप जिस मार्केट से सब्जी लाते हैं उसको समझ लिया, प्रॉफिट को समझ लिया, मनी को समझ लिया, इसके इर्द गिर्द ही हमारी जो इकोनॉमिक्स है वो घूमती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पार्ट्स in 12th economics. Part 1 is introductory macroeconomics and part 2 is Indian economic development. अब इनके जो कंटेंट हैं इनको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं, क्योंकि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उसके थोड़े से कंटेंट का पता होना चाहिए। जो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें तकरीबन 5-6 चैप्टर हैं, जिसमें आपका राइज ऑफ सब्जेक्ट, हाउ दिस सब्जेक्ट केम इन एग्जिस्टेंस, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे नेशनल इनकम, योर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, योर जीएनपी एट्सेट्रा। गुड्स एंड प्राइजेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई है, मनी एंड बैंकिंग है, मनी चेन है, मनी चेन के अलावा उसकी सर्कुलेशन है, हाउ मनी सर्कुलेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, हाउ इट केम बैक, व्हाट इज बैंकिंग सिस्टम एट्सेट्रा। इसके अलावा इनकम डिटर्मिनेशन इज ऑल्सो वन चैप्टर, हाउ वी कैन डिटरमाइन द इनकम बाय कर्व, बाय एनालिसिस, how we can determine it. Other than it, the function of government, what is revenue, what is deficit, what is fiscal policy, expenditure, taxes, debts, salaries, everything we will cover in it. More than this is BOP, balance of payment, whether balance of payment that is surplus or deficit, exchange rates, types of exchange rates, open economy, what are its determinants, trade and related parameters, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मुझे लगता है जितना भी बताया है ये थोड़ा बहुत तो आपने पिछले जो 11th 10th 9th में जो इकोनॉमिक्स आती है उसमें पढ़ा होगा, बट हम काफ़ी बड़े हो गए, हम 12th क्लास में आ गए हैं अब, तो बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिर के ऊपर से गए होंगे। डोंट वरी, वी विल कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन ब्रीफ, एंड जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वी विल एक्सप्लेन इट फर्दर। दूसरा जो पार्ट है, ये तो पार्ट 1 था, दूसरे पार्ट में हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे हाउ इंडियन इकोनॉमी केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947, 5-year plans when they were formulated, after how many years they reign, and when they are not in existence. Other than this is agriculture and its associated issues, industrial growth, associated issues, Indian foreign trade we will study, reforms. Important thing is reforms after 1991 we will study, poverty, human capital formation and its other aspects, rural development we will study, employment we will study, a chapter of infrastructure we will study, and environment and sustainable development, that is another chapter in your Indian economic development book. And the last chapter we will study, after studying each and everything we will compare our economy with the other countries like
पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, रशिया, यूएसए, इन सब से अपनी इकोनॉमी को हम कंपेयर करेंगे। चलिए अब फर्स्ट चैप्टर पर थोड़ा सा हम अपनी नज़रें घुमा लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जो क्वेश्चन है वो उठ रहा होगा कि मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो इसी को ले लेते हैं। मैक्रो, जैसा कि मैक्रो का मतलब होता है थोड़ा बड़ा, माइक्रो का मतलब है माइन्यूट, स्मॉल, छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल का स्मॉल एजेंट्स का स्टडी करते हैं। उसमें उसका क्या क्या आ जाता है, जैसे जी ऑप्टिमम कंजप्शन ऑफ गुड, कितना उसको चाहिए, कितना वो ले रहा है मार्केट से, प्लस एक प्रोड्यूसर का, जैसे किसी की फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए ताकि उसका ख़राब भी ना जाए और उसका प्रॉफिट भी हो जाए। और इनकम के हिसाब से एक आदमी को हाउ मच ही कैन बाय। मोर देन दिस वी कैन से microeconomics is the study of individual market of demand as well as supply and interference of its players। कहने का मतलब क्या हुआ, एक डिमांड एक सप्लाई, सीधा समझते हैं डिमांड सप्लाई को। वैसे आपको पता होगा डिमांड का मतलब है जितनी ज़रूरत है, सप्लाई का मतलब है कितनी हम उसको सप्लाई दे रहे हैं, कितनी हम उसको इनपुट दे रहे हैं। जैसे अब मुझे मार्केट में अगर 100 बनानास, 100 केले प्रोड्यूस हो रहे हैं तो दैट इज़ प्रोडक्शन। और उसके बाद जब उसकी सप्लाई होगी हम उसको सप्लाई कहेंगे। सपोज करो कि हम केले लेने वाले 4 आदमी हैं और हमें 10-10 केले चाहिए, तो डिमांड इज़ 30 एंड सप्लाई इज़ 100। आई थिंक दिस विल बी मच क्लियर। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ चलेंगे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में सीधी सी बात है, मैक्रो इज अ बिग सब्जेक्ट विच इंक्लूड अदर पैरामीटर्स टू। इंडिविजुअल मार्केट्स की स्टडी नहीं है इसमें, वेलफेयर टर्म्स भी हम स्टडी करेंगे, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स भी स्टडी करेंगे, इवन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड सेबी, इनकी क्या रोल रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो भी स्टडी करेंगे। और जो चीज़ें हमने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडेक्स टेबल में पढ़ी थी उन सारी चीज़ों को मैक्रो इकोनॉमिक्स में जोड़ दिया गया है। दैट इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम एक छोटी सी लाइन में कहें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी और मैक्रो इकोनॉमी इज ए होल स्टडी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा, बट इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसको भी, उसके अंदर भी जाके ये पिक करती है, उसके भी कुछ टॉपिक्स को टच करती है। कहने का तात्पर्य मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ बिग सब्जेक्ट, माइक्रो इज अ स्मॉल सब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये उठता है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, प्रॉफिट कैसे मिलता है, प्रॉफिट कम कैसे होता है, एम्प्लॉयमेंट रेज कैसे होती है, और कोई भी सेक्टर बेटर हो जाता है, कोई सेक्टर डाउनफॉल हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी में आप कह लीजिए एग्रीकल्चर, सेकेंडरी में आप कह लीजिए इंडस्ट्रीज़, प्रोडक्शन यूनिट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, और थर्ड सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में आप कह लीजिए कि आपका सर्विस सेक्टर हो गया। इस तरह से जो एक एम्प्लॉयमेंट और जो सेक्टर की बेटरमेंट है वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में वो किन वेरिएबल्स के ऊपर, किन एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करती है। वी विल स्टडी ऑल दिस। अब अगर मैं बात करूं तो एक जो वस्तु होती है, एक जो प्रोडक्ट होता है, इकोनॉमिक्स में टेंडेंसी टू मूव टुगेदर, ये एक कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब अगर मेरे फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, तो फूड ग्रेन से जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल गुड्स हैं वो भी बढ़ेगी, और बहुत सारी चीज़ों में राइज होगा या फॉल होगा। तो टेंडेंसी टू मूव टुगेदर, दैट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल, इसके बिहाफ पे हम चलते हैं। अब
उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका टोटल प्रोडक्शन क्या है, टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, और इसमें जो रोल अदा करेंगे, जो मुख्यतः भूमिका निभाएंगे, वो क्या, प्राइस कमोडिटी का कितना है, कमोडिटी मतलब गुड का कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, वेज रेट कितना है, और प्रॉफिट कितना है। चलिए अब हम इसको छोड़ के अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो इमरजेंस है, कि अब हमने समझ लिया मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, बट अब हम समझें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स आया कैसे, क्या हुआ। हम आपको एक छोटी सी स्टोरी के तौर पे, जो बुक्स के अंदर, इस बुक के अंदर प्रेजेंट है, बुक के अंदर अवेलेबल है, उससे रूबरू कराते हैं। इट एमर्ज्ड आफ्टर ए बुक पब्लिश्ड बाय, रिटन बाय G.M. कीन्स। बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, विच केम इन 1936। बिफोर इट, labor will get labor, labor will get work, but they should be ready to do it, and factories will be working with the full capacities. But what happened, this was the classical tradition जो चल रहा था, कि सारी फैक्ट्रीज अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही थी, सारे जितने मजदूर थे जो काम करना चाहते थे वो काम कर रहे थे। It was a classical tradition, but in 1929 what happened, a recession came. It shook USA, Europe and many other countries. Employment and output level in Europe and America falls badly. Other countries also affected, but severity is seen in USA and Europe. अब इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं 1929 से 1933 के बीच में देखने को मिले, बाद में भी देखने को मिले। इस दौरान क्या इफ़ेक्ट्स इसके हुए, जो यूएसए का एम्प्लॉयमेंट रेट था वो 3 से बढ़कर 25% हो गया। एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब जितने नॉट वर्किंग बंदे हैं बट वॉन्ट्स टू वर्क, और डिवाइडेड बाय जितने वर्किंग पीपल हैं बट लुकिंग फॉर द जॉब, उनका रेशो, दैट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेशो, वो 3 से बढ़कर 33 हो गया जी, सॉरी 3 से बढ़कर 25 हो गया। अब जो एग्रीगेट आउटपुट है, जो यूएसए की एग्रीगेट आउटपुट है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया, 33% वो एग्रीगेट आउटपुट जो है वो डाउन होगी। अब इसने इकोनॉमिस्ट को रियलाइज कराया कि नाउ यू हैव टू थिंक ओवर इट, यू हैव टू डू समथिंग, अदरवाइज इकोनॉमी विल कोलैप्स। नाउ कीन्स केम विद द बुक, जो मैंने आपको पहले बताई बुक का नाम, अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो इसने क्या पढ़ा कि इंटरडिपेंडेंस ऑफ एक्टिविटीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ कमोडिटीज, इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स एंड एंटायर वर्किंग ऑफ इकोनॉमी, अनलाइक हिज प्रेडिसर्स हु वर लुकिंग टूवर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कैसे आया और क्यों आया। दैट मेन रीजन वॉज द रिसेशन। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स समझने के लिए हमें कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ को समझना पड़ेगा। कैपिटलिस्टिक कंट्रीज़ मतलब जहाँ पे मैक्सिमम जो पावर्स हैं, मैक्सिमम जो डिसीजंस हैं, वो कैपिटल एंटरप्राइजेस को, बड़े बड़े कैपिटल एंटरप्राइजेस को दे दिए जाते हैं, एंड रिस्क एसोसिएटेड विद दीज are also beared by these big capital enterprises. अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब जो है कैपिटल कंट्रीज़ में हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा प्रॉफिट हो। उसके लिए क्या इन लोगों ने क्या चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, LCL, लैंड, कैपिटल एंड लेबर। इसमें क्या आया, लैंड में दैट इज़ ए फिक्स्ड रिसोर्सेज, दैट इज़ ए फिक्स्ड इनपुट। दूसरी बात नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल, एंड थर्ड इज़ ह्यूमन लेबर और मशीन्स। अब क्या हुआ कि इससे उन्होंने जो इनपुट्स लगाए थे वहाँ से इन्होंने रेवेन्यू लिया। जब इन्होंने रेवेन्यू लिया तो रेवेन्यू से इन्होंने जो लैंड की कॉस्ट थी, जो रेंट लगा लीजिए,
जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी प्लस जो ह्यूमन कैपिटल लगाया हुआ था, उनकी वेजेस एंड सैलरीज थी, वो घटा के उस रेवेन्यू से इनको हुआ प्रॉफिट. दैट प्रॉफिट इज फर्दर यूटिलाइज टू गेन द मैक्सिमम प्रॉफिट इन फर्दर ईयर्स. तो इन्होंने उसको क्या किया, एज इन्वेस्टमेंट यूज़ किया, इन्वेस्ट फर्दर फॉर एक्सपेंशन. तो इस मॉडल को हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मॉडल भी कहते हैं, कि कैसे हम उसको इन्वेस्टमेंट को फर्दर एक्सपेंड करते हैं, फर्दर एक्सपेंडिचर जो है वो हम कर रहे हैं. अब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उनका जो लैंड साइज़ होता है वो बहुत छोटा होता है, लैंड साइज़. तो लैंड साइज छोटा होने की वजह से एक तो उनकी फैमिलीज़ बड़ी बड़ी होती हैं, तो पीजेंट लेबर्स होते हैं वो वहीं खा जाते हैं बेचारे, वो आउटपुट नहीं दे पाते, वो रेवेन्यू नहीं कमा पाते, और जो सारा का सारा कंजप्शन है वो घर के अंदर ही लग जाता है. वहाँ पे वेज लेबर का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वहाँ बंधुआ मजदूरी टाइप ऐसे होता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, होता था. अब थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो, बट वहाँ से इतनी आउटपुट नहीं आती, तो वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट मॉडल का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता. अब इन चीज़ों को छोड़ के, जैसे कैपिटल कंट्रीज़ हैं, जैसे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ बिहेव कर रही हैं, तो एक तीसरा भी हमारा जो फैक्टर है वो गवर्नमेंट सेक्टर का आता है, कि गवर्नमेंट सेक्टर इसमें क्या रोल अदा करती है. यू हैव हर्ड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज़ लाइक फ्रेमिंग लॉज, दैट इज़ अ work of government, that is function of government, enforcing laws, delivering justice, imposing taxes, spending on public infrastructure, running schools, running colleges, health services, etc etc. इसके अलावा भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का एक काम होता है कि दे डू इन मैनी इंस्टांसेस दे अंडरटेक प्रोडक्शंस. अब जो स्टेट कह लीजिए आप, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट कहेंगे, आप इनको इंटरलिंक कर लीजिए, स्टेट इज अ गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट डिमांड को इंक्रीज करने में या डिक्रीज करने में, या सप्लाई को डिक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है. जैसे अब किसी कंपनी को सब्सिडी देना है, या टैक्स कम करना है, या टैक्स लगाना है, या फॉरेन से कोई फॉर्म आई उसके ऊपर कोई ऐसा कोई टैक्स लगाना है जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, या अब उसके अलावा भी एक फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको हम एक्सटर्नल ट्रेड बोलते हैं. गवर्नमेंट है कैपिटलिस्टिक, जो हमने अप्रोच पढ़ी, जो कैपिटल कंट्रीज़ की अप्रोच पढ़ी, कैपिटल जो एंटरप्राइजेस पढ़े. थर्ड जो हमने अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा. इसके अलावा भी हमारे पास एक फैक्टर है, फोर्थ एक्सटर्नल फैक्टर, दैट इज़ एक्सटर्नल ट्रेड. अब एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब क्या है, हम कितना किसी दूसरे देश को दे रहे हैं और दूसरे देश से कितना हम उनसे ले रहे हैं, और उनको एक टर्म्स में बोल दिया गया. ये तो बहुत सिंपल टर्म्स मैंने बताई. इन दोनों का नाम है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट. इम्पोर्ट का मतलब बाइंग समथिंग, टेकिंग समथिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज एंड वी आर पेइंग बैक. एक्सपोर्ट का मतलब वी आर गिविंग दैम द कमोडिटीज, द गुड्स, बट टेकिंग सम मनी, सम करेंसी जो भी उस देश की है. अब ये चीज़ हमने समझ ली. इसके अलावा भी एक फ़्लो होता है, और जो वो फ्लो होता है दैट इज़ द फ्लो ऑफ कैपिटल. एक देश से दूसरे देश में, हमारे देश से दूसरे देश में फ्लो जा रहा है, दूसरे देश से हमारे देश में. दैट कैन बी लोन्स, दैट कैन बी एनी अदर फ्लो. तो दीज आर द फोर थिंग्स. अब हम आगे नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे. इसमें नेशनल इनकम आ गई हैं, पॉवर्टी आ गई है, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे. ये तो एक सिंपल था कि मैक्रो क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है जी. 1991 के बाद रिफॉर्म्स क्या है जी. उसके बाद हम पढ़ेंगे रिसेशन 1929 में यूएसए में क्या है, इसने शॉक कैसे किया सभी को. उसके अलावा हम ये भी पढ़ सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या रोल रहता है जी, डिमांड एंड सप्लाई का क्या रिलेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों आई, माइक्रो इकोनॉमिक्स से काम क्यों नहीं चला, माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी डाइवर्सिटी कितनी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की डाइवर्सिटी. ये सारे क्वेश्चंस हैं जो अपने को थिंक करने हैं, अपने को सोचना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स असलियत में है क्या. हम नेक्स्ट चैप्टर में वी विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन डिटेल. दिस वाज अ सिंपल चैप्टर, वेरी सिंपल चैप्टर, कि
सब कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में था, उसके अलावा रिसेशन वगैरह था, यूएसए में क्या हुआ, एंड इन सभी चीज़ों को आपको हल्का सा समराइज़ करना है, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बट नेक्स्ट चैप्टर जो वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे नेशनल इनकम, जीडीपी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ जो अपना जीएस जनरल स्टडीज़ है, तो वो आपके आगे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा। तो वी विल ट्राई टू कैच इट अप। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।